क्लास 12th में जितने भी बच्चे हैं जिनका 4 मार्च को फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए वाली वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम जो आपके पिछले साल का फिजिक्स का एग्जाम हुआ था सीबीएसई बोर्ड का, आज हम इस वाले पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जिन भी बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहां पर मैं आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को। जो आपके पास पेपर था वो 70 मार्क्स का था और 3 आवर्स में आपको उसको कंप्लीट करना था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इफ द डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क of 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल। तो आपको मैग्नीट्यूड बताना है चार्ज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया था कि डाइपोल के बीच में जो लेंथ है, यानी कि दो चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर का है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻² मीटर। अब यहाँ पर थीटा आपको दिया है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री, और यहाँ पर आपको टाउ दिया है यानी कि टॉर्क दिया है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। ठीक है, तो टॉर्क का आपका फॉर्मूला क्या होता है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये होता है आपके पास P sin थीटा। और यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए हम यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड है वो हमें दे रखा है टॉर्क का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। और जो हमारे पास P होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, और इसको हम लिख सकते हैं Q × 2A। 2A क्या होता है, इन दोनों का सेपरेशन होता है। ठीक है, तो इन दोनों का सेपरेशन हमें गिवन है, ये है आपके पास 2 × 10⁻²। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास Q × 2 × 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁵, और साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आपके पास 1/2 होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 × 10⁻³ है, ये हमारे पास Q, और 2 × 2 = 4 होता है, और ये हो जाएगा आपके पास 10⁻³ साइन 30 डिग्री 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और इसको इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁶। तो ये आ गया हमारे पास चार्ज। कितना आया, चार्ज आया हमारे पास 4 माइक्रो कूलम। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास राइट आंसर होगा, 4 माइक्रो कूलम। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब जो है ना, हम जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे वो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल से हैं। ठीक है, आप उसको खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है आ स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स is placed perpendicular to the magnetic field which increasing at 1 Tesla per second the induced EMF in the coil। तो आपको induced EMF बताना है। तो सारा डेटा आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको EMF बताना है। EMF होता है आपके पास, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो EMF होता है d∅/dt। ठीक है, फाई की बात करूँ यानी कि फ्लक्स की, तो फ्लक्स होता है आपके पास क्या, BA cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास फ्लक्स हो जाएगा आपके पास BA। ठीक है, और यहाँ पर से अब यहाँ पर इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो हमारे पास जो ये dB/dt दिया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना पर सेकंड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से यहाँ पर NBA cos थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो जाएगा आपके पास N। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास BAN /dt। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, AN कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dB/dt बच जाएगा, और dB/dt की वैल्यू है हमारे पास 1, और एरिया निकालने की जरूरत है, और कैपिटल N की। ठीक है, एरिया कैसे निकलेगा, ये यहाँ पर साइड दिया आपको सेंटीमीटर में, अगर मैं इसके साइड बात करूँ मीटर में तो 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर लूप इज क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर यानी कि 10⁻²। एरिया मिल गया 10⁻², नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास 100। तो आंसर आ गया आपके पास कितना, d∅/dt आ गया, यानी कि EMF
ये हो गया आपके पास कितना, 10⁻0। तो 10⁻0 आपके पास कितना होता है, ये होता है आपके पास 1 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर होगा, 1 वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर आपको बोला गया कि इनमें से कौन सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे लीस्ट होती है। ठीक है, तो सबसे लीस्ट जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर गामा रेस की होती है, और यहाँ पर ए ऑप्शन आपके पास राइट आंसर होगा। और अगर यहाँ पर गामा रेज ऑप्शन में नहीं है तो आपके पास एक्स रेज आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को बढ़िया लगा। यहाँ पर आपको बोला गया वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में जब आपका जो स्क्रीन है उसको अगर हम मूव करते हैं तो आपके पास जो प्लेन स्लिट्स है, यानी कि जो आपके पास स्लिट्स हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट बनता है। यहाँ पर आपको किसके बेसिस पे बताना है। फर्स्ट है आपके पास एंगुलर सेपरेशन। इसी में जो आपका 6th क्वेश्चन है ये मुझे थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लगा। यहाँ पर आपको बोला गया ये जो आपका वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट है, जब आपके पास स्क्रीन को मूव किया जाता है, ठीक है, प्लेन स्लिट से, तो आपको ये बताना है कि इन दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस एंड फ्रिंज विड्थ पे, यानी कि आपको थीटा और बीटा पे बताना है कि क्या आपके पास इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से वाईडीएससी में आपकी ये 2 स्लिट्स होती हैं, स्लिट 1 एंड स्लिट 2। और यहाँ पर आपको बोला गया कि जब हम स्क्रीन को मूव करते हैं, मान लो स्क्रीन की जो ओरिजिनल पोजीशन है, ये आपके पास स्क्रीन है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो मतलब जो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल डी था, इन दोनों का सेपरेशन, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। तो यहाँ पर जो भी आपके पास पूछा गया, यानी कि यहाँ पर आपको पूछा गया जो आपके पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, यानी कि जो आपके पास थीटा है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो आपके पास फ्रिंज विड्थ है यानी कि बीटा, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बीटा फॉर्मूला होता है लैम्डा डी/डी, और यहाँ पर आपके पास जो थीटा होता है वो आपके पास क्या होता है, ये होता है आपके पास बीटा डिवाइड बाय कैपिटल डी। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बीटा को ओपन करूँ, बीटा का ये फॉर्मूला होता है लैम्डा डी/डी, और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है डी, तो ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा/डी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये जो है कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इन दोनों के स्लिट के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि इन दोनों का कितना क्या डिस्टेंस है, ये खाली इसी पर डिपेंड कर रहा है, कौन सा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है किसके, कैपिटल डी के, इन दोनों के सेपरेशन के, स्क्रीन और स्लिट्स के सेपरेशन के। और यहाँ पर जो बीटा है ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ये बीटा डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आपके पास बीटा बढ़ेगा। ठीक है, तो आपके पास जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ये आपके पास रिमेन सेम, और यहाँ पर जो आपके पास बीटा है ये आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फर्स्ट केस में जो आपके पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ये आपके पास सेम होगी, और सेकंड केस में जो आपके पास फ्रिंज विड्थ है वो आपके पास इंक्रीज करेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास ये बोला गया कि ई, सी और वी जो है आपके पास एनर्जी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं किसी फोटोन के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इट्स वेवलेंथ, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन जो है इसके वेवलेंथ का है। ठीक है, तो चलिए रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो आपके पास लैम्डा आपके पास क्या होता था, HC/लैम्डा, ये होता था आपके पास HC/E। ठीक है, और यहीं पर अगर हम किसकी बात करें, यहीं पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था कि E जो है आपके पास एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, और C जो है आपके पास वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, और यहाँ पर जो आपके पास ये है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और जब यहाँ पर से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहाँ पर इसको ओपन करते हैं तो आता है HC/लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू बोले तो
HC/E। इस प्रकार से जो है आपके पास इसका रिलेशन आ जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, HC/E। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 64 एंड 125। तो आपको यहाँ पर रेशियो बताना है न्यूक्लियर डेंसिटीज का, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। यहाँ पर जो मैं आपको बताया था, जो आपके पास यहाँ पर जो आपके पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो है आपके पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास नंबर के, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/3 πr³ लिख सकते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा, और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। r³ की वैल्यू निकालना चाहें तो आपके पास ये हो जाएगी, आपके पास k, इन सभी को हम k के कांस्टेंट के टर्म्स में लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपके पास k इंटू ए। 4/3 पाई एक आपके पास कांस्टेंट है जो k में मर्ज होकर k बन जाएगा। r की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/3 और a की पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर से न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो मास बाय वॉल्यूम होता है आपके पास डेंसिटी। मास आया आपके पास कितना, मास होता है आपके पास किसी भी बॉडी का, अगर आप मास जानना चाहते हैं या किसी भी एटम का आप मास जानना चाहते हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मास नंबर यानी कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को, और उसका एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर से वॉल्यूम होता है आपके पास 4/3 πr³, और r है आपके पास k की पावर 1/3 और r की पावर 1/3, इस पूरे का क्यूब। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास a इंटू AMU और 4/3 पाई k इंटू, ये आपके पास a होगा, ठीक है। यहाँ पर a था ना, तो ये आपके पास a है, a की पावर 1/3 और इसकी पावर 3 है, तो एक r की पावर a की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पर ये a है, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/4 पाई k, और ये हो गया आपके पास AMU। तो आपको दिख रहा है ये मास नंबर से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, तो ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो जो आपके पास ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी है, तो आपके पास ये पता लग गया कि ये जो है मास नंबर से इंडिपेंडेंट है, तो सभी के जितने भी मास नंबर होंगे उन सभी का जो रेशियो आएगा वो आपके पास हमेशा 1:1 आएगा, ठीक है। तो ये मास नंबर के हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, मास नंबर यहाँ पर 64 दे, 125 दे या 1 करोड़ दे, आपके पास जो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो है वो हमेशा 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया है द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फॉरबिडन बैंड इन सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट। तो आपके पास जो सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ना, वो आपके पास होता है 1.1। ये याद रखने वाली बातें हैं। तो आपने सेमीकंडक्टर में अगर ये नहीं पढ़ा ना, तो यह जो है आपका हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो सिलिकॉन का आपको पता ही लग गया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कई बार जर्मेनियम का भी पूछ लेते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया द डायग्राम शोज 4 एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर आपके पास 4 एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला गया कि ये जो है आपके बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के हैं। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन इन विच एमिटेड फोटोन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। जो आपके पास एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास हाईएस्ट एनर्जी को इजेक्ट करता हो, तो आपके पास वो बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो एनर्जी होता है आपके पास क्या होता है, -13.6 Z²/n²। और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है तो 1/1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपके पास अगर 2 का निकालना है तो -13.6 इंटू में 1/2 का स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास ये हो गया 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और इसके बाद 4 के लिए, इंटू 1/3 का स्क्वायर यानी कि 9, मैं 9 ही लिख देता हूँ डायरेक्टली, और E4 यानी कि -13.6 इंटू 1/16, ठीक है। इनको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना,
-13.6 और ये आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा आपके पास 4, तो -13.6 डिवाइड बाय 4, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3.4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी बात करें तो 9 से डिवाइड करना है, तो एक बार में आता है आपके पास 9, और यहाँ पर ये हो जाए आपके पास 4, तो 0.5 इसके अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 16 आ गया, तो माइनस का 0. ये हो गया आपके पास 0.8 के अप्रॉक्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा इन दोनों के डिफरेंस से कि किस में जो है हाईएस्ट क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसमें आ रहा है आपके पास अप्रॉक्स 10 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें आपके पास अप्रॉक्स 11 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले की बात करें तो 3 से 1 में जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास 11 का आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपके पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपके पास 11th क्वेश्चन में आपको बोला गया या ये आपके पास मोमेंटम एंड आपके पास लैम्डा में जो है आपको ग्राफ दे रखा है और इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो आपके पास P बराबर क्या होता है, ये होता है आपके पास H बाय लैम्डा, और मोमेंटम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आपके पास एक ही है ग्राफ, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। 12th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपके पास कैपेसिटर्स हैं, ईच ऑफ 4 माइक्रोफराड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफराड। दिस कैन बी अचीव्ड बाय कनेक्टिंग। ठीक है, तो इनको कैसे हम कनेक्ट करें कि इनका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफराड का। ठीक है, तो तीनों को अगर हम पैरेलल में लगा देते हैं तो तीनों का पैरेलल कनेक्शन का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास क्या, C1 + C2 + C3, तो 3 टाइम्स ऑफ 4, तो आपके पास 12 आ रहा है जो कि इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके पास हट गया। सीरीज में बोल रहा है तो सीरीज के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है कि इन दोनों का जो है आपको रेसिप्रोकल, इन सब का आपको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना है। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 + 1/4 + 1/4 यानी कि 3/4, और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 4/3 माइक्रोफराड, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, आपको तो 6 चाहिए। इसकी बात करें तो टू ऑफ देम इज कनेक्टेड इन सीरीज, दो को अगर हमने कनेक्ट किया सीरीज में, तो दो का कनेक्शन अगर हम सीरीज में लेते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 2 माइक्रोफराड। दो का अगर आप सीरीज में लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 माइक्रोफराड, और जब आप पैरेलल में इनका कनेक्शन लेंगे, पैरेलल में तो आपके पास ये ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, तो पैरेलल में आपके पास हो जाएगा आपके पास 4, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा आपके पास 6 माइक्रोफराड, जो कि आपके पास राइट आंसर है। और यही आपको क्या बोला हुआ है कि इनका कॉम्बिनेशन 6 माइक्रोफराड, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपको बोला गया रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है आपके पास ω/L, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है 1/ωc। ठीक है, इन दोनों का आपको रेशियो लेने के लिए बोला है, तो 1/ωL बाय 1/ωc, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ω² LC आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट आंसर होगा। और यहाँ पर सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको बोला गया प्लॉट आ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट एज अ फंक्शन ऑफ एनोड पोटेंशियल फॉर 2 लाइट्स बीम्स having same frequency but different in intensities I1 and I2, and I1 is greater than I2, mention its important features। तो आपको यहाँ पर तो आपको जो ये ग्राफ ड्रॉ करना है ना, ये हो गया आपके पास फोटो करंट, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हो गया आपके पास क्या, यहाँ पर हो गया वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर से जो आपके पास इस क्वेश्चन में बोला गया वो बोला गया कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो मतलब
इनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है और I1 I2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते थे। ये हो गया आपके पास I1 और ये I2 और ये हो गया आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये सॉल्यूशन हो गया। इसी के अगले पार्ट में आपको मतलब अगले क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ में बताना है कि क्या चेंज आएगा। और यहाँ पर आपको बोला गया कि फर्स्ट केस में जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज किया एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है आप जानते ही हैं, ये होता है आपके पास इसका फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। फर्स्ट केस की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है जब आप वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं, जब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये जब यहाँ पर आप डिक्रीज करेंगे तो ये लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। जो आपके पास लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अगर ये हमारे पास घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो आपके पास आंसर होगा वो है आपके पास वेवलेंथ विल बी इंक्रीजेस। फर्स्ट केस में इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया, सेकंड पार्ट में आपको कहा गया कि यहाँ पर जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, जो आपके पास पोटेंशियल आएगा यहाँ पर, वो आपके पास बताना है कि उसमें क्या चेंज आएगा जब हमने पोटेंशियल को जब हमने इंक्रीज किया है। तो पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास लैम्डा में क्या चेंज आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल के साथ रिलेशन होता है वो होता है आपके पास 2m q इंटू वी। ठीक है, जो आपके पास पोटेंशियल के साथ रिलेशन होता है वो होता है आपके पास अंडर रूट वी का। तो यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर ये है ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ये बढ़ेगा तो ये डिक्रीज करेगा। तो इस वाले सेकंड केस में हो जाएगा आपका लैम्डा विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, एक आपका ये अल्टरनेटिव करंट का आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके पास जो आई है वो इस प्रकार से दिया गया, एम्पेयर passes through a series combination of resistor 30 ohm and an inductor of 2 by 5 pi Henry, taking root 2 is equal to 1.4. Calculate RMS value of voltage drops across the resistor and the inductor and power factor of the circuit. पावर फैक्टर भी बताना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको जो इस प्रकार से बोला गया कि रजिस्टर है आपके पास 30 ओम का और इसका जो इंडक्टर का जो यहाँ पर इंडक्टेंस दिया है वो है आपके पास 2 by 5 पाई हेनरी का। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास आरएमएस वैल्यू क्या है वोल्टेज की। ठीक है, तो यहाँ पर से सबसे पहले हम अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना चाहते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके पास कैसे निकलेगा, एक्सएल बराबर होता है आपके पास ओमेगा एल। ओमेगा आपको पता नहीं है तो ओमेगा यहाँ से मिल सकता है। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा की बात करें तो इसको कंपेयर करेंगे, ओमेगा मिल जाएगा हमें यहाँ पर 100 पाई का और यहाँ पर एल की हमें वैल्यू मिल रखी है, ये आपके पास कितनी 2 by 5 पाई है। ठीक है, तो 100 पाई इंटू 2 by 5 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 5 2 जा 10 और ये 0, एक्सेल आ जाएगा आपके पास 40 ओम। ठीक है, तो 40 ओम का ये आ गया और यहाँ पर जो आपके पास आई है उसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको जो है ना ये मिल गया 30 ओम, ये मिल गया 40 ओम। अब यहाँ पर से हम इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका जो इम्पीडेंस होगा वो आपके पास क्या होगा। इम्पीडेंस होता है आपके पास एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस में जो आपके पास रजिस्टर लगा है इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास एक्ससी की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास कैपेसिटेंस है उसका कोई रोल प्ले नहीं करेगा। और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा आपके पास 40 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपके पास 30 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास मिल जाएगा 50 ओम। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें तो पीक वैल्यू है जो करंट की वो है आपके पास कितनी, ये आपके पास 14 ओम, 14 एम्पेयर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर V0 की बात करें आपके पास जो पीक वैल्यू होगी वोल्टेज की वो आपके पास कितनी होगी
ये होगी आपके पास 14, ये हो जाएगा आपके पास 14 इंटू ये जो आपके पास इम्पीडेंस आया ये आ गया आपके पास 50 का। ठीक है, अब यहाँ पर से अगर हमें वी आर एम एस चाहिए, वी आर एम एस आपके पास क्या हो जाएगा, वी नॉट बाय रूट टू। वी नॉट हमें मिल गया कितना है, 14 इंटू 5 50, और अपॉन में आपके पास रूट टू की वैल्यू कितनी है, 1.4 है। इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 500 वोल्ट। ठीक है, वी आर एम एस मिल गया। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में आपको कहा गया कि आपको यहाँ पर पावर फैक्टर बताना है, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पावर फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर होता है आपके पास cos फाई। पावर फैक्टर आपके पास क्या होता है, cos फाई, और cos फाई के लिए हम क्या करेंगे, r बाय जेड निकाल लेंगे। ठीक है, और r बाय जेड से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको वोल्टेज तो निकालना है, आरएमएस वैल्यू भी निकालनी है, पर किसके अक्रॉस, रजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस। पहला केस मान लेते हैं इसमें रजिस्टर के अक्रॉस, कि रजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा, तो रजिस्टर के अक्रॉस मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास वोल्टेज हो जाएगा वी आर एम एस अक्रॉस रजिस्टर, तो ये हो जाएगा आपके पास आई आर एम एस, और इनटू में रजिस्टर का जितना भी रेजिस्टेंस है कितना है, 30 ओम है। तो आई आर एम एस की बात करें तो आई आर एम एस आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास जो भी आपके पास पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू थे आपके पास 14, और यहाँ पर जो आपके पास रूट टू की वैल्यू है आपके पास 1.4, तो आपके पास ये आ गया आपके पास 10। तो 10 इंटू 30 जो कि आ जाएगा आपके पास 300 वोल्ट। और दूसरा आपके पास इंडक्टर, तो इंडक्टर के अक्रॉस भी निकाल लेते हैं। इंडक्टर के अक्रॉस हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 40, इसका जो आर एम एस आई आर एम एस आया था वो आया था 10 इंटू 40, जो कि आ जाएगा आपके पास 400 वोल्ट का। ठीक है, अब कॉस कॉस फाई निकाल लेते हैं पावर फैक्टर के लिए। आर है आपके पास कितना 30, जेड आया आपके पास कितना 50, तो 3/5, या आप इसको कह सकते हैं कितना, ये होता है आपके पास 0.6, तो फाई आ गया आपके पास कितना, कॉज इनवर्स ऑफ 0.6, और ये किसकी वैल्यू होगी, ये होती है आपके पास, या आप इसको ऐसे भी रहने देंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, पेपर में आप ऐसे ही कर देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए इन क्वेश्चंस की आप दोबारा से एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना, और हो सका तो अगली वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस रह गए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो फिर एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कैसा लगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना, और इसकी पीडीएफ आपसे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।